नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट लाने के लिए अब 3 देशों के बीच में कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है, ट्रोइका, जिसमें 3 देश हैं, इंडिया, बांग्लादेश और जापान। अच्छा आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे इसे। ऊपर ये आर्टिकल है पॉपुलेशन से संबंधित है। इंडिया अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है, बनने वाला है, मतलब मिड 2023 की बात थी। देखो एग्जैक्ट डेट तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि हाँ कि 25 मई को 20 मई को सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा, लेकिन हाँ मिड 2023 का अंदाज़ा था। मान लीजिए बन गया है या बन जाएगा कुछ ही दिनों में। तो इंडिया के पास कैसी अपॉर्चुनिटी है वो सब डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। 2 आर्टिकल एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित और एक मुस्लिम वुमेन से संबंधित। हायर एजुकेशन में मुस्लिम वुमेन की संख्या ज़्यादा एज कंपेरिजन टू मुस्लिम वुमेन, बट एम्प्लॉयमेंट में उल्टा। तो मुस्लिम वुमेन हायर एजुकेशन तो प्राप्त कर रही हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ पा रही हैं, ये दिक्कत की बात है। तो ये 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्या मेजर्स, क्या स्टेप्स सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं पॉपुलेशन चैलेंज को इंडिया में कंट्रोल करने के लिए, और हमारे देश में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको देश की डेवलपमेंट और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में यूटिलाइज करने के लिए। तो 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट लाने के लिए एक ट्रोइका इमर्ज होकर आ रहा है। ट्रोइका मतलब 3 देशों का एक ग्रुप है। इंडिया है इस ग्रुप में, जापान है, बांग्लादेश है। ये 3 देश जो आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं ना, इससे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को काफ़ी फायदा होगा। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पहले तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ना काफ़ी इंसर्जेंसी रहा करती थी। वहाँ पे काफ़ी सारे ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स ऐसे जो अलग से राज्य की मांग कर रहे थे, कुछ ग्रुप्स ऐसे जो इंडिया से अलग होकर अलग से देश का निर्माण करना चाहते थे। बट देखो अब नॉर्थ ईस्ट में ना सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हो गई है, वहाँ पे स्टेबिलिटी आई है। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे ज़्यादा होने लगी है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में। बट अभी भी देखो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया है। वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अभी तो डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी भी उतनी नहीं है। तो इसलिए पहले देखो जापान यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा था, अभी भी इन्वेस्ट कर रहा है। बांग्लादेश के साथ चूंकि इंडिया की अभी दोस्ती इंक्रीज हुई है शेख हसीना के कार्यकाल में, तो बांग्लादेश से होकर भी, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पर देखिए ये बांग्लादेश है। अब वेस्ट बंगाल से मान लीजिए त्रिपुरा में जाना है, तो बांग्लादेश से होकर जाएंगे तो बहुत छोटा पड़ेगा। अगर बांग्लादेश अलाउ नहीं करता तो सोच के देखिए कितना घूम के जाना पड़ता है त्रिपुरा में, पूरा चिकन नेक्स्ट कॉरिडोर से होते हुए इतना घूम के जाना पड़ता है। तो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध इंप्रूव हुए हैं ना, तो बांग्लादेश इंडिया को ट्रांजिशन प्रोवाइड कर रहा है आसानी से। ट्रांजिशन मतलब ठीक है आप हमारे यहाँ से होके चले जाइए, तो ट्रक वगैरह जिनको वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा जाना होता है उनको इतना लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ता, वो यहाँ से होके गुजर जाते हैं। बदले में देखो हालांकि बांग्लादेश ने ये भी कहा है कि अब आप भी रेसिप्रोकेट करिए। मतलब क्या है, हमने आपकी हेल्प की कनेक्टिविटी इंप्रूव करने में, अब आप भी हमारी मदद कीजिए। बांग्लादेश की इंडिया से रिक्वेस्ट ये है, हमारे भी ट्रक नेपाल, म्यांमार, भूटान यहाँ पे जाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉरिडोर प्रोवाइड कीजिए, ट्रांजिशन प्रोवाइड कीजिए, ताकि बांग्लादेश के ट्रक आसानी से नेपाल में जा सकें, म्यांमार में जा सकें। क्योंकि ये लोग भी व्यापार करना चाहते हैं ना, ये लोग भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। देखो पहले तो वहाँ पे बांग्लादेश नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट थी, बदल बदल के गवर्नमेंट आती है वैसे बांग्लादेश में, कभी शेख हसीना की, कभी खालिदा जिया की। शेख हसीना जो है वो अवामी लीग पार्टी की है, अभी तो काफ़ी समय से ना शेख हसीना ही प्रधानमंत्री हैं, यानी अवामी लीग की गवर्नमेंट है। और विपक्ष तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है बांग्लादेश में। और एक अच्छी बात ये है, जो ये खालिदा जिया है ना, ये तो प्रो इंडिया नहीं थे, ये प्रो चाइना थी, प्रो पाकिस्तान थी। लेकिन शेख हसीना, इनके फादर लीडर थे मुजिबुल उर रहमान। जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली, जब इनके फादर का और इनकी फैमिली का असैसिनेशन हो गया, यानी बांग्लादेश की आर्मी ने इनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, तब ये इंडिया में आई, इंडिया में इन्होंने जान बचाई आके। तो इसलिए ये प्रो इंडिया है। तो ये प्रो इंडिया है, तो पहले बांग्लादेश में जो इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ हुआ करती थी वो अब नहीं होती, आतंकवाद पर इन्होंने लगाम लगा दी। इसके अलावा ट्रांजिशन इन्होंने इंडिया को दे दिया।
तो मतलब अब बांग्लादेश के साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब बात करते हैं जापान की। जापान का क्या एंगल है? जापान देखो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पहले भी इन्वेस्ट कर रहा था, बट अब वो बांग्लादेश में भी इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे ये देखो, ये जो जगह है ना, मटरबाई सोनादिया डीप सी पोर्ट है यहाँ पे, मटरबाई डीप सी पोर्ट। ये डीप सी पोर्ट क्या होता है? देखो ये जो पोर्ट होते हैं ना, कम से कम पानी के 15 मीटर नीचे होते हैं। बड़े बड़े जो वेसल्स हैं ना, जो एक देश से दूसरे देश पर भारी भरकम सामान लेके जाते हैं, बड़े बड़े वेसल्स लेके जाते हैं, वो ना बिल्कुल शैलो वाटर में नहीं आ सकते। कई जो पोर्ट होते हैं वहां पे वाटर काफी शैलो होता है, मतलब ज्यादा गहरा पानी नहीं होता, तो ये बड़े बड़े वेसल वहां पे नहीं आ सकते इंटरनल पोर्ट्स पे। तो इनके लिए ना थोड़ा सा आगे जाके डीप सी पोर्ट स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो इस काम के लिए होते हैं ये डीप सी पोर्ट की बड़े बड़े वेसल्स यहाँ पे आ सकें। तो जापान ना यहाँ पे प्रोजेक्ट बनवा रहा है मटरबाई, नहीं सॉरी बाई नहीं है, बारी है, मटरबारी डीप सी पोर्ट। अब बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा देखो बांग्लादेश में इस पोर्ट को डेवलप करवाने में। तो ये कहा जा रहा है जापानीज जो असिस्टेंस है, जापान की जो मदद है इस पोर्ट को बनवाने में, वो देखो तभी सफल साबित होगी तब जब दोनों यूज करे इस पोर्ट को, इंडिया भी और बांग्लादेश भी। इंडिया कैसे यूज करेगा? जैसे देखो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा सामान बन रहा है, अब उसको भी इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहेगा। अब आसपास तो पोर्ट बहुत दूर है, वेस्ट बंगाल में वो सामान आएगा तब पोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वेस्ट बंगाल के पोर्ट से तो बहुत महंगा पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश के पोर्ट से एक्सपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो ना ये जो पोर्ट है इस पर इतना खर्चा आ रहा है, जब इंडिया और बांग्लादेश दोनों इस पोर्ट को यूज़ करेंगे ना तभी ये वायबल साबित होगा, तभी ये सफल साबित होगा। अदरवाइज तो वो वाली सिचुएशन आ जाएगी, खर्चा ज़्यादा हो गया और रिटर्न्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, वैसी वाली सिचुएशन हो जाएगी। अब देखो एक और चीज है, जापान के इंडिया में जो एम्बेसडर है ना हिरोशी सुजुकी, वो इस बात को बोलते हैं, देखो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, अच्छी बात है, रेल बन रही है, रेल लाइन बन रही है, अच्छे रोड्स बन रहे हैं, ये सब ठीक है। असली डेवलपमेंट देखो वहां पे तब आएगा जब रीजनल इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन्स क्रिएट हों, मतलब यहाँ से कुछ रॉ मटेरियल जाए कहीं और पर सामान बनने के लिए, या फिर यहाँ पे कोई असेंबली लाइन हो, या फिर यहाँ पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो जो देश के या फिर वर्ल्ड के अलग अलग इलाकों में जाए, तब जाके असली डेवलपमेंट आएगा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का। सिर्फ रोड और रेल लाइन बनाने से काम नहीं चलेगा, उससे लोगों का आना जाना तो होगा, लेकिन रीजन में अगर वास्तव में डेवलपमेंट लानी है तो इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन्स यहाँ पर लानी होगी, यानी किसी ना किसी प्रकार से जो सप्लाई चेन्स हैं उनमें यहां के रीजन को शामिल करना होगा, ट्रेड में इस रीजन का कुछ ना कुछ रोल हो। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं जापान के इंडिया में जो एम्बेसडर हैं। और देखो एक पॉइंट ये भी है, सिर्फ जापान इन्वेस्ट करेगा डेवलपमेंट आ जाएगी ऐसा भी नहीं है, मतलब इंडिया को भी एक्शन लेना होगा, इंडिया की कंपनीज को भी यहां पे इन्वेस्ट करना होगा, और इसके लिए पॉलिसी कन्वर्जेंस चाहिए, तो पॉलिसी कन्वर्जेंस लाना होगा। मतलब हमारे देश में अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में किसी चीज़ को लेकर सहमति हो नहीं है तो वो बनानी होगी, सभी मिनिस्ट्रीज को डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना होगा। फिर कुछ और चीज़ें जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, देखो जैसे बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रीजन में काम कर सकती है। बिम्स्टेक के थ्रू इंडिया का कोऑपरेशन भी इंक्रीज हो सकता है ईस्ट एशियन कंट्रीज में। बिम्स्टेक आप कह लीजिए आसियान के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए, इंडिया के ईस्ट में संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए एक बढ़िया ब्रिज है। बट देखो बिम्स्टेक भी ठंडे बस्ते में है, जब जब पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होते हैं, बोला जाता है कि पाकिस्तान के कारण सार्क ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए बिम्स्टेक पे फोकस करो, बस तभी बिम्स्टेक की याद आती है। अदरवाइज ये ऑर्गेनाइजेशन भी ना इतनी एक्टिव नहीं है, जबकि इसका फुल इस्तेमाल इंडिया को करना चाहिए। लास्ट में देखो एक बात ये बोली जाती है, नॉर्थ ईस्ट में देखो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, मतलब टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है, यहाँ पे एजुकेशन का लेवल बढ़िया है, तो सर्विस सेक्टर बढ़िया से यहाँ पे बूम कर सकता है। तो अब देखो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। पहले तो देखो इंसर्जेंसी थी, सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से चाह के भी सरकार बहुत कुछ नहीं कर पा रही थी, बट अब तो देखो माहौल भी अनुकूल है, स्टेबिलिटी है, जापान जैसे देश इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, बांग्लादेश जैसे देश कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो अब भी अगर वहां पर डेवलपमेंट नहीं आई, अब भी अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रोस्पेरिटी नहीं आई ना, फिर तो दिक्कत वाली बात है, फिर कभी आ भी नहीं सकती। मतलब आ भी नहीं सकती तो कहने का मेटाफोर हो गया, लेकिन
कहने का मतलब यही है कि बिल्कुल अनुकूल सिचुएशन है वहां पे डेवलपमेंट लाने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अब देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। देखो, जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डेली पायोनियर का ये आर्टिकल है। ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, पॉइंट्स ऐसे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ग्रो कर रही है, अच्छी बात है। अब तो मतलब बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन चैट जीपीटी दे देता है, आपको कुछ आइडियाज़ लाने हैं। लेकिन देखो, खतरे भी बहुत ज़्यादा हैं इस टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से। सबसे बेसिक चीज़, इंसानों में ना कहीं एनालिटिकल जो एबिलिटी है ना वो ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि ना अब पहले क्या होता था, इंसान अपने दिमाग पे जोर डालता था, सोचता था, तब नए नए आइडियाज़ दिमाग में आते थे। बट देखो, अब कुछ भी सोचना होता है, कुछ भी आइडियाज़ इंसान को चाहिए होते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं। मतलब चैट जीपीटी जैसे हज़ारों टूल आज के समय में मार्केट में मौजूद हैं। गूगल थोड़ा अलग किस्म का सर्च इंजन था, मतलब ये भी सॉल्यूशंस तो देता था, लेकिन गूगल सिर्फ वेबसाइट्स प्रेजेंट कर देता था। लेकिन चैट जीपीटी जैसे जो टूल है ना, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉल्यूशन देते हैं। बट देखो, धीरे धीरे होगा क्या, इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। मतलब सोचना तो जैसे बंद कर दिया, कुछ भी अगर चाहिए चैट जीपीटी से पूछो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लो। अब आपको एक चीज़ पता है, एवोल्यूशन का रूल है ये नेचुरल साइंस है कि जिस चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं करते ना वो चीज़ ख़त्म होने लगती है। तो इंसान अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा तो दिमाग ख़त्म होने लगेगा। हालांकि देखो, ये बहुत ज़्यादा फार रीचिंग आइडिया है, बट सच है। कहीं ना अब इंसान अपना दिमाग नहीं लगाता। इवन कई बार मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि जो क्रिटिकल एबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए कि ज़बरदस्त हम दिमाग लगाएं, सोचें क्या नया कर सकते हैं, क्या कुछ अलग कर सकते हैं, बहुत कम समय ऐसा करते हैं क्योंकि सारा कुछ तो आजकल मिल जाता है। तो इस सोच से ना हमें थोड़ा सा दूर रहना है और क्रिटिकल एबिलिटी इंसान में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा ये है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वही रिजल्ट्स प्रेजेंट करती है ना जो डेटा मशीन में फीड किया गया है। अब ये चैट जीपीटी है, ये सिर्फ वही रिजल्ट देगा जहां से इसने डेटा उठाया है। जिस किस्म का डेटा चैट जीपीटी के पास होगा उसी किस्म का रिजल्ट ये प्रेजेंट करेगा। अगर मान लीजिए इसको यूं बोला जाए चैट जीपीटी को कि आप मुझे एक स्टोरी बताओ कॉलेज की, तो चैट जीपीटी ना वेस्टर्न कंट्रीज की स्टोरी बताएगा। समझ गए? अगर डेटा इंडिया का है ही नहीं तो कुछ भी कर लो, वो चैट जीपीटी जो है ना वो वेस्टर्न कंट्रीज की, यूरोप के देशों की कोई ना कोई कॉलेज की स्टोरी बता देगा। अगर चैट जीपीटी में सिर्फ इंडिया का डेटा फीड किया गया है तो वो सिर्फ इंडिया की स्टोरी बताएगा। तो कहने का मतलब ये है, चैट जीपीटी तो वही आंसर देगा, वही रिजल्ट देगा जिस किस्म का डेटा जो है वो प्रेजेंट किया गया है। ये इसी पूरे कंसेप्ट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। बट दिक्कत ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो डेटा दिया जाता है ना मशीन्स को, कई बार उसमें कमियां होती हैं, बायस्ड डेटा होता है, प्रिजुडाइज्ड होता है, जैसे माइनॉरिटीज के अगेंस्ट प्रिजुडाइज्ड, या फिर कुछ डिप्रेस्ड सेक्शंस हैं, जैसे यूएस में ब्लैक्स है, ब्लैक्स के अगेंस्ट प्रिजुडाइज्ड। ऐसा डेटा अक्सर होता है जो मशीनों को दे दिया जाता है, फिर उसी के बेस पे मशीनें जो हैं वो रिजल्ट प्रेजेंट करती हैं। जैसे फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है कई बार आरोपियों को पकड़ने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो अक्सर आरोप लगता है ये फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है ना, ये माइनॉरिटीज के अगेंस्ट बायस्ड हैं, ब्लैक्स के अगेंस्ट बायस्ड हैं। अब फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये दिया जाता है कि हमें ना जो कंटेंट क्रिएट किया जाता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उस पर भी निगाह रखनी चाहिए। इसमें एक सेकेंड, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब देखो, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो कॉपी पेस्ट काफ़ी ज़्यादा चलने लगा है। जो बात मैंने शुरुआत में की, मतलब आपको कुछ भी थंबनेल चाहिए, कुछ भी फोटो चाहिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट कर लो। अब कई बार ना इसमें जो मशीन रिजल्ट प्रोवाइड करती है ना उसमें कॉपीराइट का भी वायलेशन होता है। हाल ही में एक पर्सन ने फोटोग्राफी का कंपटीशन जीता, बाद में उसने बोला कि मैंने ये इमेज क्रिएट की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। समझ गए? तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कौन सा जो कंटेंट है वो मशीन की सहायता से प्रोड्यूस किया गया है और कौन सा कंटेंट जो है इंसान ने प्रोड्यूस किया है।
और पॉइंट देखो वैसे ये भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड जो कंटेंट है ना, वो रियल कंटेंट पे भी क्वेश्चन मार्क रेज कर देता है। जैसे मान लो डीप फेक एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, बॉडी किसी और की लेकिन फेस किसी और का, और बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा। जैसे आवाज ओबामा की बट वो स्पीच ओबामा ने दी ही नहीं। ये सब आज के समय में होने लगा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से। तो जनता के साथ दिक्कत ये आएगी, वो किसी भी इवन सच्चे कंटेंट पर विश्वास नहीं करेगी, वो बोलेगी कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंटेंट है। इवन लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। समाज पर कितना ज़्यादा खराब असर पड़ेगा इस प्रकार की चीज़ों से। जैसे राइट्स की चीज़ें गलत दिखा दी, फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच दिखा दी कि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला ही नहीं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी की सहायता से, डीप फेक की सहायता से आवाज़ प्रधानमंत्री मोदी की है बट उन्होंने ये बात बोली ही नहीं। तो खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी ज़्यादा है, यूज़ होना चाहिए। देखो समाज में नई एडवांसमेंट आए, नई टेक्नोलॉजी आए, ये कोई रोक नहीं सकता, ये आएगी ही। ये ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस के लिए जरूरी भी है, बट इसको ना रेगुलेट करना जरूरी है, कंट्रोल करना जरूरी है। अदरवाइज अनकंट्रोलेबल ये अगर टेक्नोलॉजी रहेगी तो इससे मानव सभ्यता को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल वर्कफोर्स में मुस्लिम वुमेन की संख्या से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो हायर एजुकेशन एनरोलमेंट से संबंधित एक डेटा सामने आया। उस डेटा से ये पता लगा कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ना मुस्लिम वुमेन की संख्या ज्यादा है एज कंपेरिजन टू मुस्लिम मैन। यहां पर देखिए 1000 मुस्लिम स्टूडेंट्स में से 503 मुस्लिम वुमेन और बाकी 497 मुस्लिम मैन। देखो एक बात तो ये सामने भी आई कि मुस्लिम्स की जो संख्या है वो हायर एजुकेशन में घट रही है, जो कि चिंता की बात है। लेकिन मुस्लिम वुमेन की संख्या ज़्यादा एज कंपेरिजन टू मुस्लिम मैन। बट दिक्कत पता है क्या है, ज़्यादा मुस्लिम वुमेन हायर एजुकेशन तो प्राप्त कर रही हैं बट लेबर फोर्स में उनका पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं मतलब वो हायर एजुकेशन प्राप्त करके छोड़ दे रही हैं। ये चिंता की बात है। ये मुस्लिम कम्युनिटी का हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट से संबंधित है। जैसे देखो 2019-20 में 21 लाख जो स्टूडेंट्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी से थे जो हायर एजुकेशन में इनरोल्ड थे। 2020-21 में ये आंकड़ा घट के हो गया 19.21 लाख। समझ गए? बार बार देखो एक बात उठती है कि जैसे महिलाएं घर का काम करती हैं, अब उसको ना देश की जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। वो एक प्रकार से ना अनपेड लेबर है, इसे भी काउंट किया जाना चाहिए। लेकिन ना इकोनॉमिस्ट के बीच में ना कंसेप्ट को लेकर सहमति नहीं बनी है कि किस हिसाब से उसे इकोनॉमी में शामिल किया जाए, कैसे शामिल किया जाए, कौन से पैरामीटर्स पे कैसे ये पता लगाया जाए उन्होंने काम किया है या फिर मतलब हर घर में सिचुएशन सेम नहीं होती ना। समझ गए? कई घरों में ऐसा है कि पुरुष भी काम करते हैं, कई घरों में मतलब अकेला पुरुष रहता है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स वाली सिचुएशन है। तो इसलिए अभी तक ये कंसेप्ट ना इम्प्लीमेंट नहीं हो उसका है। अब आगे कंपेयर किया जाता है हिंदू वुमेन को मुस्लिम वुमेन के साथ में। हिंदू वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है 26.1%, मुस्लिम वुमेन का सिर्फ 15%। मतलब जो अलग अलग धर्मों की कम्युनिटीज़ है ना, उनमें सबसे कम पार्टिसिपेशन महिलाओं का लेबर फोर्स में मुस्लिम कम्युनिटी से है। 16.2% हिंदू वुमेन सैलरीड हैं, जॉब करती हैं, जबकि 12.4% मुस्लिम वुमेन वर्किंग है यानी सैलरीड हैं। अब देखो राइटर लास्ट में ना सजेस्ट करते हैं एम्प्लॉयर्स को ना महिलाओं को वर्कफोर्स में शामिल करना चाहिए। वर्क इन्वायरमेंट ज़्यादा इंक्लूसिव होता है, कंपनी को फ़ायदा होता है, देश को फ़ायदा होता है। जैसे देखो अक्सर हम ये बात किया करते हैं, अगर सारी महिलाएं लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करें, मतलब सारे तो मैन भी नहीं करते, लेकिन कहने की बात है जितनी ज़्यादा महिलाएं लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करेंगी उससे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, ना सिर्फ देश आगे बढ़ेगा बल्कि गरीबी भी दूर होगी। दिक्कत यह है कि जैसे राइटर बोलते हैं एक पॉइंट कि मुस्लिम वुमेन जो है ना वो हायरिंग के दौरान डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। मतलब आमतौर पे एम्प्लॉयर मतलब कम टेंडेंसी होती है मुस्लिम वुमेन को हायर करने की, इस वजह से भी उनकी जॉब कई बार लग नहीं पाती, बाइशनेस आ जाती है। इस वजह से थोड़ा प्रयास किया फिर घर में बैठ गई मुस्लिम वुमेन। ये भी एक बड़ा रीज़न है कम लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन का। तो हमें ना कल्चरल अवेयरनेस को प्रमोट करने की आवश्यकता है, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने की आवश्यकता है, कंपैशन को प्रमोट करने की आवश्यकता है।
ये सब चीज़ें करेंगे तो समाज इंक्लूसिव होगा, देश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। ये राइटर का पॉइंट है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की पॉपुलेशन से संबंधित है, बड़ा सा आर्टिकल है। राइटर कहते हैं इंडिया अब मोस्ट पॉपुलस देश जो हो जाएगा ना, ये इंडिया के लिए फायदे की चीज़ है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो 2021 का सेंसस इंडिया में कंडक्ट हुआ नहीं, तो इसी साल मतलब बोला गया कि इसी साल के मिड में इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। अभी हाल ही में न्यूज़ आई कि बन गया, लेकिन ना ऐसा कोई डेट नहीं है पर्टिकुलर डेट को कि इस डेट को इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया। यूएन ने यह बोला मिड 2023 में इंडिया की पॉपुलेशन होगी 142.86 करोड़। यहां पे देखो 142.86 करोड़, तो ये 2.9 मिलियन चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। चाइना की पॉपुलेशन मिड 2023 में 142.57 करोड़, यानी इंडिया की पॉपुलेशन 29 लाख ज़्यादा। अब देखो एक तरफ तो अक्सर पॉपुलेशन के बारे में बात उठती है ना, तो ऐसी बातें बोली जाती है कि इंडिया में सभी समस्याओं की जड़ ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसकी वजह से इंडिया में रिसोर्स की कमी है, इसी वजह से इंडिया में क्राइम है, इसी वजह से इंडिया में मारामारी है, फैसिलिटीज़ की कमी है। मतलब अक्सर आप देखते हो कि पॉपुलेशन को ही दोष दिया जाता है, बोला जाता है कि पॉपुलेशन की समस्या खत्म हो जाए तो इंडिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो पॉपुलेशन की समस्या को हम एकदम से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इसे यूज़ कर सकते हैं। पॉपुलेशन का एक फ़ायदा ये है कि अभी इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन काम करती है, डिपेंडेंट नहीं है दूसरों के ऊपर में। लेबर फोर्स इंडिया में सस्ती है। अब इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन आया, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में परचम लहरा रही है। क्यों? लेबर फोर्स सस्ती है। यूएस यूके की कंपनीज जिस काम के लिए वहां पे 2 लाख रुपए देती हैं, वही काम यहां पे 30,000 रुपए की सैलरी करने वाला पर्सन कर देता है। तो अब देखो चूंकि इंडिया में लेबर फोर्स सस्ती है, तो दूसरी इंडस्ट्रीज में भी इंडिया रेवोल्यूशन ला सकता है, दूसरी इंडस्ट्रीज में भी इंडिया मजबूती हासिल कर सकता है। इंडिया में ऑलरेडी फर्टिलिटी जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गई है, यानी जैसे देखो एवरेज जो फर्टिलिटी रेट है इंडिया में वो है अब 1.9, यानी अपने जीवन काल में एवरेज तौर पे एक महिला 1.9 बच्चों को जन्म देती है। तो इसका फायदा ये है पॉपुलेशन अब बढ़ेगी तो सही कुछ सालों तक, लेकिन कम रेट से 2065 के आसपास इंडिया का पीक आ जाएगा। यहां पर देखो 2064 तक पॉपुलेशन बढ़ेगी कम स्पीड से, पीक आ जाएगा 2063 के आसपास सॉरी। उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन फिर घटनी स्टार्ट हो जाएगी। 2063 में इंडिया की पॉपुलेशन होगी 169.6 करोड़, उसके बाद तो इंडिया की पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए देखो डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस पीरियड को अच्छे से यूज करने की आवश्यकता है। देखो अगर हम इस यंग पॉपुलेशन का ठीक ढंग से इस्तेमाल कर पाए, कैसे? उनको स्किल्स देके, उनको जॉब्स देके, उनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करके, उनकी अच्छी हेल्थ इंश्योर करके, तब तो वो देखो देश के विकास में कंट्रीब्यूट करेंगे, खुद इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा करेंगे, देश को फायदा होगा, समाज को फायदा होगा, गरीबी दूर होगी, इंडिया सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इस पीरियड का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सके, फिर यही पॉपुलेशन बेशक यंग है लेकिन जॉब्स ही नहीं है तो क्या करेंगी? हेल्थ ही अच्छी नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है उस पॉपुलेशन की, तो फिर वो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन भी डिपेंडेंट हो जाएगी। अगर देखो इस पीरियड को हम स्प्रेस करने की कोशिश करें, जैसे फोर्सफुली पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश करें जैसे चाइना ने किया था, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि एल्डर सिटीजन्स की पॉपुलेशन देश में एकदम से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नए बच्चों का जन्म कम हो रहा है और पुराने जो लोग हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, तो मतलब डिपेंडेंट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, नेचुरल अपॉर्चुनिटी है, इसे चलते रहने देना चाहिए और आने वाले जो 35 साल हैं उसका ढंग से इंडिया को इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत फायदा होगा अगर इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली खिड़की का ठीक ढंग से इस्तेमाल कर सके। पॉइंट एक बार फिर से बता देता हूं क्या करना चाहिए। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर इंपावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्किल्स, जॉब्स, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब सरकार को करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 4 आर्टिकल्स को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।